और बच्चों कैसे हैं आप लोग? तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पार्ट 4 समतल में गति 11 फिजिक्स और हमारा वेक्टर चल रहा है आज लेक्चर 8। तो बेटा लेक्चर 7 में हमने देखा कि दो वेक्टरों का अदिश गुणनफल a डॉट बी इज इक्वल टू, हमने क्या किया लास्ट लेक्चर पर, a डॉट बी यानी दो वेक्टरों का स्केलर प्रोडक्ट, दो सदिशों का अदिश गुणनफल जिसका मान था ए बी कॉस थीटा के बराबर। ठीक है, जहां पर a वेक्टर a का परिणाम है, ठीक है, और b वेक्टर का मैग्नीट्यूड b है और थीटा इन दो वेक्टर के बीच की कोण है। जैसे ये a वेक्टर, ये b वेक्टर और ये थीटा इनके बीच का कोण। आज बेटा यहां पर हम देखते हैं a क्रॉस b यानी दो वेक्टरों का गुणनफल वेक्टर हो, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर गुणनफल या क्रॉस गुणनफल। तो वेक्टर गुणनफल या बच्चों उसको क्या बोलेंगे, या क्या बोल देंगे, क्रॉस गुणनफल, क्रॉस गुणनफल। ठीक है, अब इसे हम प्रदर्शित कैसे करेंगे भाई? क्रॉस से ही क्लियर है कि a क्रॉस b, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, ये बराबर होगा a का मैग्नीट्यूड यानी a का परिमाण क्या है, b का परिमाण क्या है यानी मैग्नीट्यूड, और साइन, इनके बीच जो कोण है उसकी जया साइन थीटा। ठीक है, इतना पार्ट तो बच्चों यहां पर ये क्या है, आंकिक मान समझिए इतना। ठीक है, ये क्या है, आंकिक मान है। अब ये क्या है, एक तरीके से स्केलर है। हमें तो यहां पर a क्रॉस b वेक्टर लिख रहे हैं, तो वेक्टर की हमेशा दिशा होती है और वेक्टर की दिशा कौन प्रदर्शित करता है, कौन इंगित करता है, इकाई वेक्टर या इकाई सदिश। तो यहां मैंने एक एन कैप इकाई सदिश चिपका दिया। एन कैप बताएंगे, एन कैप एन यानी नॉर्मल के लिए, अभिलंब के लिए है, अभिलंब को इंगित करता है ये एन कैप, तो अभी बताते हैं इसको। तो a क्रॉस b बच्चों किसके बराबर है, ए बी साइन थीटा एन कैप। अगर मैं इसका खाली मॉड लिखूं, मैग्नीट्यूड लिखूं, a क्रॉस b बराबर हो जाएगा ए बी साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। अब यहां दिशा लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो एक तरीके से वेक्टर गुणनफल के लिए हम क्या बताते हैं कि भाई वेक्टर गुणनफल वह गुणनफल जिसका परिमाण यानी मैग्नीट्यूड, जिसका परिमाण, ठीक है, वह गुणनफल जिसका परिमाण या किसके बराबर है, जिसका परिमाण यानी दो वेक्टरों के परिमाणों के गुणनफल, ऐसा लिख दीजिए, दो वेक्टरों के परिमाणों व उनके बीच के कोण की जया यानी साइन, यह वह गुणनफल जिसका परिमाण यानी मैग्नीट्यूड दो वेक्टरों के परिमाणों व उनके बीच के कोण की जया के गुणनफल के बराबर होता है, गुणनफल के बराबर होता है, गुणनफल के बराबर होता है तथा इसकी दिशा यानी a क्रॉस b की दिशा, ठीक है, a और b वेक्टर जिस तल में है उसके लंबवत होती है, तथा इनके क्रॉस गुणनफल की दिशा यानी वह गुणनफल, ठीक है, या मैं ये भी लिख सकता हूं वह गुणनफल जिसका परिमाण दो वेक्टरों के परिमाणों व उनके बीच के कोण की जया के गुणनफल के बराबर होता है तथा इसकी
क्योंकि इसी की बात कर रहे हैं हम, इसकी दिशा दोनों वेक्टरों के तलों के लंबवत होती है, लंबवत होती है। ऐसा है बेटा कि भाई ए क्रॉस बी जो आ रहा है ये किसके बराबर है, ए क्रॉस बी, कि भाई ए का मैग्नीट्यूड, ए का परिमाण, बी का परिमाण और उनके बीच जो कोण है उसकी ज्या, इनका गुणनफल कर लो, ठीक है। और साथ में क्या लगा दो, उसकी दिशा लगा दो, एक इकाई वेक्टर चिपका दो एन कैप, जो जिसकी दिशा क्या होगी, दोनों वेक्टर जिस तल में है उस तल के लंबवत, ठीक है। अब बेटा इसका यहां पे दिशा का समझते हैं। जैसे सपोज मैं एक ऐसे बताता हूं, जैसे बच्चों ये आप देख रहे हैं, ये मेरे पास एक कॉपी है, ठीक है, रजिस्टर है, कॉपी है, इसका ये तल देखिए आप, आपको क्षैतिज दिखाई दे रहा है। अभी मैं ऐसे कर लूं तो ये ऊर्ध्वाधर तल है, ठीक है। अब मैं इसमें दो वेक्टर बनाऊं, दो वेक्टर बनाता हूं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। एक वेक्टर बी बनाया, एक वेक्टर ए बनाया। एक वेक्टर क्या है मेरे पास, ए वेक्टर है, ए वेक्टर, और दूसरा वेक्टर बी है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ठीक है, एक ही तल में है। अभी ये क्षैतिज तल में है, अब ये हो गए ऊर्ध्वाधर तल में। तो बेटा अगर मैं ये ऊर्ध्वाधर तल में रख रहा हूं तो इसका जो दिशा होगी ए क्रॉस बी की, इनके तल के लंबवत होगी। क्या होगी, इनके तल के लंबवत, यानी इस दिशा में। अब इस चीज को मैं यहां बना रहा हूं, इस चीज को मैं बनाता हूं कि भाई जैसे ये तल मैंने एक हॉरिजॉन्टल ऐसे बना लिया, ऐसे लुक दिया मैंने इसको, ठीक है। अब एक वेक्टर, ये दोनों वेक्टर ए और बी कहां लाया कर रहे हैं, कहां पर है बेटा, इस तल के अंदर है, ठीक है। तो एक वेक्टर मान लीजिए ए, ये हो गया ए वेक्टर, और दूसरा वेक्टर कौन हो गया, बी वेक्टर, ठीक है। तो इनके क्रॉस गुणनफल की दिशा इस तल के लंबवत होगी। ये इसे मैं किससे शो करूंगा, एन कैप से। एन कैप क्या है, इसकी दिशा को बताने वाला, यानी इस तल के लंबवत, इस तल के लंब नॉर्मल, नॉर्मल से एन ले लिया गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से होती है। अब सवाल ये है कि भाई ए क्रॉस बी की दिशा ऊपर ही क्यों है, नीचे क्यों नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए बेटा मैं सीधे हाथ के अंगूठे का नियम लगा देता हूं। सीधे हाथ के अंगूठे का नियम किस तरीके से होगा, जैसे अभी मैंने कॉपी पर क्या किया, ये दो वेक्टर बनाए ए और बी। अब मुझे चाहिए ए क्रॉस बी की दिशा, ठीक है। तो मैं अपना सीधा हाथ लूंगा और इसे जो पहला वेक्टर है ए क्रॉस बी में, यानी कि ए, उस पर अपना सीधा हाथ ऐसे रख दूंगा, ठीक है। अब इसे दूसरा वेक्टर बी की तरफ मोड़ूंगा और अंगूठा सीधा रखूंगा इस तरीके से, ये ऐसे करके। तो अंगूठा क्या आ गया, थम्स अप आ गया बच्चों, ठीक है, इस तल के लंबवत हो गया। अब मैं इसे यहां बनाता हूं, अब यहां बनाता हूं मैं कि भाई यहां किस तरीके से ए पर अपना हाथ रखा मैंने, ठीक है, और बी की तरफ टर्न कर दिया, इसके फिंगर कहां कर दिए, उंगलियां कहां कर दी, बी की तरफ, ए से बी की तरफ। अंगूठा कहां होना चाहिए, सीधा होना चाहिए। तो अंगूठा इसके लंब को, यानी ए क्रॉस बी की दिशा को इंडिकेट करेगा। ये सीधे हाथ का अंगूठे का नियम कहलाता है, ठीक है। इसको मैं और ऐसे बना देता हूं बच्चों, यहां पर जैसे अब जैसे मैं सीधा हाथ ऐसे बना रहा हूं, ये इस तरीके से, ये नेल्स हो गए ये, ठीक है। अब बेटा ये एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, यही तो मैंने किया है भाई। ये कौन सा हाथ है, सीधे, ठीक है, या दाएं हाथ का नियम, सीधे या दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम किस तरीके से बच्चों, ये दाएं हाथ लिया, ए वेक्टर पे रखा, ठीक है, अपनी फिंगर को, उंगलियों को, और मोड़ दिया बी की तरफ और अंगूठा सीधा रखा। तो ये किसकी दिशा बताएगा, ये अंगूठा जो है ए क्रॉस बी की दिशा बताएगा। अगर मुझे बी क्रॉस ए चाहिए, बी क्रॉस ए, तो अब मुझे बी पे रखना पड़ेगा, ठीक है, बी क्रॉस ए, यानी कि यहां पर बी क्रॉस ए चाहिए मुझे, बी वेक्टर ये, ए वेक्टर ये,
तो बी पे रखूंगा सीधा हाथ, अब अंगूठा नीचे होगा, ऐसे मोड़ दूंगा ए की तरफ, ठीक है। तो अब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन नीचे की ओर आ जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों हम यहां पर इसकी दिशा को इंडिकेट कर सकते हैं। नाउ आगे देखते हैं भाई, अब इसके कुछ एग्जाम्पल, कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे यही लिख देते हैं उदाहरण, भाई इस क्रॉस प्रोडक्ट के, ठीक है, वेक्टर गुणनफल के क्या उदाहरण होंगे। सबसे पहले बल आघूर्ण, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण, इसे टाउ से लिखते हैं, ताउ, ठीक है। ये क्या बच्चों, ये टाउ, ताऊ जी होते हैं, यानी टाउ से लिखा जाता है, और ये होता है आर क्रॉस एफ, ठीक है। यानी कि जिस बिंदु पर मैं बल लगाता हूं किसी वस्तु को घूर्णन करने के लिए, घुमाने के लिए, जैसे इस पेन पर मैं बल लगाता हूं और ये अब पेन जो है रोटेट करने लगता है, घूर्णन करने लगता है, ठीक है। जिस बिंदु पर मैं बल लगा रहा हूं, जिस बिंदु पर बल लगाता हूं, ठीक है, वस्तु पर या निकाय पर, और जिस अक्ष के पर यह वस्तु घूम रही है, तो अक्ष से और उस बिंदु पर, ठीक है, जहां पर मैंने बल लगाया है वहां तक का, ठीक है, स्थिति वेक्टर आर है। वो क्या है, स्थिति वेक्टर है, स्थिति सदिश है, ठीक है। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल मैं लिख सकता हूं कोणीय संवेग का, कोणीय संवेग, कोणीय संवेग, कोणीय संवेग ले सकते हैं। इसे बेटा मैं जे या एल से लिखता हूं, या तो जे से लिखते हैं, जे वेक्टर, या एल वेक्टर से लिखते हैं, ठीक है। मैं अभी जे से फिलहाल लिख दे रहा हूं, जे वेक्टर बराबर आर क्रॉस पी वेक्टर। पी बेटा क्या है यहां पे, संवेग। पी क्या है यहां पर, जहां पी क्या है, रेखीय संवेग, रेखीय संवेग, ये रेखीय संवेग हो गया। रेखीय संवेग मतलब द्रव्यमान गुणा वेग, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हम यहां इंडिकेट कर सकते हैं ना। अब इनके विशेषताएं देखते हैं, इनके गुण देखते हैं। भाई जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, अब उसकी बात करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले बात करेंगे कि भाई इसका ज्यामितीय अर्थ क्या है, यानी इसका ज्यामितीय अर्थ क्या निकलता है दो वेक्टरों के क्रॉस गुणनफल का, ठीक है। इसे हम विशेषताओं में या गुणों में रखेंगे, यानी क्रॉस गुणनफल की विशेषताएं, क्रॉस गुणनफल की विशेषताएं, ठीक है। इसका ज्यामितीय अर्थ, ज्यामितीय अर्थ, इसका ज्यामितीय अर्थ यानी ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, ठीक है, उसे समझते हैं बेटा। माना एक मेरे पास वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बच्चों बी है। एक वेक्टर ए मान लिया और दूसरा बी मान लिया, ठीक है। ये वेक्टर बी हो गया और ये वेक्टर मेरे पास क्या हो गया, ए वेक्टर। इनके बीच का एंगल जो है, कोण जो है, थीटा है। अब मैं क्या करता हूं, एक समानांतर चतुर्भुज बनाता हूं। ये एक समानांतर रेखा ए के खींच ली और एक ए के टिप से, यहां से, इसके हेड से या शीर्ष से एक समानांतर रेखा ये खींची। अब मैंने क्या बना दिया समानांतर चतुर्भुज। अब मैं क्या करता हूं, यहां से ये ओ पॉइंट मार्क कर दिया, ये ए लिख दिया, ये बी लिख दिया, और बी बिंदु से एक लंब गिरा दिया ए वेक्टर पर, ए वेक्टर पर एक लंब गिरा दिया, ठीक है। इसे सी मान लिया। इसको क्या लिख दिया बेटा मैंने, सी के बराबर लिख दिया, ठीक है। अब यहां से देखो, बी से सी, बी से सी, ठीक है, एक तरीके से ऊंचाई है किसकी, जो समानांतर चतुर्भुज बन रहा है उसकी ऊंचाई है। तो बीसी क्या है बच्चों, यहां पर बीसी समानांतर चतुर्भुज की ऊंचाई, समानांतर चतुर्भुज की ऊंचाई, समानांतर चतुर्भुज की ऊंचाई है। अब मुझे ये ऊंचाई चाहिए तो कैसे निकालूं, सबसे पहले ओ से बी, ओ से बी बच्चों वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है, ठीक है, और ओ से ए वेक्टर ए की लंबाई है, यानी ए का
मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब यहां बेटा मैं ये देखूं कि भाई बीसी, बीसी कितना आ रहा है, तो मैं त्रिभुज ले लूं, त्रिभुज ओ बी सी, ये पकड़ लो, त्रिभुज ओबीसी पकड़ लो यहां पे, ओ बी सी। ठीक है, अब इसके जरिए मैं बीसी निकालता हूं। अब देखो ये मेरे पास मालूम है ओ से बी, ओ से बी क्या है मेरे पास, यानी बी का मैग्नीट्यूड, खाली बी लिख दो, और ओ से ए क्या है, ए का मैग्नीट्यूड, मॉड लगा के ए ये लिख दो। अब बेटा यहां पे ओबीसी, ओबीसी में त्रिभुज ओबीसी के अंदर साइन थीटा लगा दो, साइन थीटा लगा दोगे तो बीसी और ओबी आपस में रिलेट हो जाएंगे, संबंध आ जाएगा साइन थीटा के जरिए। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब हो गया बीसी और कर्ण हो गया ओबी के बराबर। बीसी तो मुझे चाहिए ऊंचाई, बीसी क्या है यहां पर, ऊंचाई है बेटा, ये मुझे चाहिए। ठीक है, तो बीसी बराबर हो जाएगा, बीसी बराबर क्या हो गया, ओबी गुणा साइन थीटा। अब ओबी का मान क्या है, ओबी का मान बी का मैग्नीट्यूड, तो बी साइन थीटा कितना आ गया, ये बी साइन थीटा। बीसी ऊंचाई जो हो गई चतुर्भुज की, बी साइन थीटा के बराबर हो गई। बेटा अब जरा मैं ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड लिखूं, क्या लिखूं, परिमाण लिखूं इसका, ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस बी का परिणाम किसके बराबर है, यानी ए बी साइन थीटा। इसका मैग्नीट्यूड क्या है, ए बी साइन थीटा के बराबर है। ठीक है, अब बेटा यहां पे बी साइन थीटा, बी साइन थीटा मेरा किसके बराबर आया, बी साइन थीटा किसके बराबर आया, बीसी के बराबर, तो मैंने बी साइन थीटा की जगह बीसी चिपका दिया। ए क्या है, ए ओ ए के बराबर है, तो ए की जगह ओ ए ये चिपका दिया इनटू। अब देखो ओ ए क्या है, समानांतर चतुर्भुज का आधार, क्या है बेटा ये, आधार, और बीसी क्या है, समानांतर चतुर्भुज की ऊंचाई। बेटा अगर समानांतर चतुर्भुज की आधार गुणा ऊंचाई कर दोगे क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल। तो ये आ गया समानांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो इसका मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया, यानी ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस बी या क्रॉस गुणनफल का जो पहला गुण है, पहली विशेषता है कि भाई इसका ज्यामितीय अर्थ, तो बड़ा अच्छा ज्यामितीय अर्थ निकल रहा है, बड़ा यूजफुल होगा या बड़ा उपयोगी होगा ज्यामितीय अर्थ, कि भाई ज्यामितीय अर्थ ये है कि ए क्रॉस बी क्रॉस गुणनफल का, अगर मैं क्रॉस गुणनफल का ये जो मैग्नीट्यूड है, इसे हम किससे लिखते हैं, मॉड, दो ऐसे ऐसे डंडे लगा दिए, दो लाइनें खींच ली, मैग्नीट्यूड, तो ये क्या बताता है, परिमाण, मैग्नीट्यूड। तो ए क्रॉस बी का जो परिमाण है वो ए बी साइन थीटा के बराबर होगा। ठीक है, जब मैंने इसे आगे बनाया तो आधार गुणा ऊंचाई समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया। तो बेटा हमेशा ध्यान रखिए, दो वेक्टरों से बने समानांतर चतुर्भुज का अगर क्षेत्रफल चाहिए तो ए क्रॉस बी निकालकर उसका परिमाण ले लीजिए, उसका परिमाण ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब आपने कहा कि सर हमें चतुर्भुज नहीं बनाना है, हमें तो त्रिभुज बनाना है, हमें क्या बनाना है, त्रिभुज बनाना है। मैंने ठीक है त्रिभुज बना लो, ए वेक्टर और बी वेक्टर। आपने कहा कि सर हमें तो इसका त्रिभुज बनाना है, मैंने कहा त्रिभुज बना लो और त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। ये त्रिभुज ले लिया, अब इसका क्षेत्रफल बताना है। तो बेटा सी बात है कि अगर मैं यहां पर देखूं, ये ए और बी से, ए वेक्टर और बी वेक्टर से समानांतर चतुर्भुज ये बन रहा है। अगर मैं एक लाइन ये खींच दूं, ये विकर्ण बना लूं, तो ये समानांतर चतुर्भुज दो बराबर बराबर त्रिभुजों में बट गया। इसका मतलब जो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है वो आधा आधा हो गया। अतः इसका जो एरिया होगा, ये जो क्षेत्रफल होगा इस ट्राइंगल का, या इस ट्राइंगल का जो क्षेत्रफल होगा समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है, ए क्रॉस बी का परिमाण, तो इसका आधा कर दो बेटा, तो ये आ जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये क्या आ जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास आ जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम इस तरीके से इंडिकेट करते हैं, निकालते हैं। ये क्या आ गया, त्रिभुज, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल।
कौन से त्रिभुज का क्षेत्रफल? जो ए और बी वेक्टर से बनेगा। जो बेटा ए और बी वेक्टर से बनेगा उसका, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? ए क्रॉस बी, उसका मैग्नीट्यूड या परिमाण ले लो, ठीक है, और आधा कर दो उसका। अब सवाल यह है कि भाई अब इसका यहां पर यानी मान कैसे, ए क्रॉस बी निकालेंगे कैसे? ए क्रॉस बी निकलेगा कैसे? ठीक है, अब उसको देखते हैं। थोड़ी बच्चों में इसमें इंक डाल लेता हूं। तो पोलियो ड्रॉप है तो बिल्कुल। चलो बच्चों, अब जैसे दूसरी प्रॉपर्टी, दूसरा रूल कि भाई इनको जो वेक्टर है उसे मैंने घटकीय रूप यानी एक्स वाई जेड, ठीक है, उनमें वियोजित भागों के रूप में लिखा, घटकीय रूप में लिखा। ए वेक्टर लिख सकता हूं मैं ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। दूसरा वेक्टर बी इसी तरीके से लिखते हैं बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप। अब मुझे ए क्रॉस बी निकालना है बच्चों। क्या निकालना है? ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी कैसे निकाला जाएगा अब इसे समझे, ठीक है। तो सबसे पहले दो बड़ी लाइनें ऐसे बना लीजिए, ठीक है। जो आपने जैसे मैथ्स वाले स्टूडेंट जानते होंगे, ये डिटर्मिनेंट क्या कहलाता है? डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट कहलाता है, ठीक है। ऐसे दो लाइनें खींच ली। अब यहां पर आपने सबसे पहले आई कैप, जे कैप और के कैप क्रम से लगा दिया। आई कैप, जे कैप, के कैप क्रम से लगा दिया, ठीक है। अब बेटा यहां पर पहला वेक्टर ए क्रॉस बी निकालना है, पहला वेक्टर ए। अब ए का आई कैप के साथ वियोजित भाग क्या है? ए एक्स, इसे यहां रख दिया। जे कैप के साथ कौन है ए वेक्टर में? जे कैप के साथ कौन है? ए वाई, तो जे कैप के नीचे ए वाई रख दिया, के कैप के नीचे ए जेड रख दिया। इसी तरीके से अब दूसरा वेक्टर कौन है? बी। अब दूसरे वेक्टर के ये वियोजित भाग लिख दो। आई कैप के साथ कौन है? बी एक्स, बी वाई और बी जेड, ऐसे करके लिख दिया, ठीक है। ये पहला स्टेप कर लिया हमने। दूसरा स्टेप क्या करो? आई कैप क्रम से ऐसे लिखो, आई कैप, ये ब्रैकेट बना दो, फिर माइनस जे कैप ब्रैकेट बना दो, फिर प्लस के कैप ब्रैकेट बना दो। क्या किया? सेकंड स्टेप में, पहले स्टेप में तो ये बना दिया स्केच से, आई कैप, जे कैप, के कैप लिख दिया। ए वेक्टर के वियोजित भाग लिख दिए। आई कैप के साथ कौन है? ए एक्स, जे कैप के साथ कौन है? ए वाई, जेड के कैप के साथ कौन है? ए जेड रख दिया। ऐसे ही बी वेक्टर में आई कैप के साथ बी एक्स, जे कैप के साथ बी वाई, जे के नीचे जे, के नीचे बी जेड वाला कंपोनेंट, ठीक है। अब बेटा दूसरे स्टेप में क्या किया? क्रम से यानी आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप और ब्रैकेट लगा दिया। अब ये ब्रैकेट भरते हैं। अब क्या करते हैं? इन ब्रैकेटों को भरते हैं। भाई ब्रैकेट कैसे भरे जाएंगे अब उसे देखते हैं। सबसे पहले आई कैप वाला ब्रैकेट बनना है, तो आई कैप के नीचे ए एक्स बी एक्स को हाइड कर लो, छुपा लो। इसको यहां छुपा लिया, ठीक है। एक तो ये वाली लाइन छुपा ली आई कैप वाली, ये नीचे, और एक ऐसे छुपा ली। एक तो क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर लाइन ऐसे कर ली। आई कैप को छोड़ दिया, आई कैप को छोड़ दिया। अब कौन कौन बचा? ए वाई बी जेड और बी एक्स ए जेड, ठीक है। अब यहां पर ये बी वाई है। अब ये सबसे पहले, और मैं बड़ा करके लिख देता हूं, ये और बड़ा लिख देता हूं बेटा, ये एक्स एक्स। अब मैंने ये छुपा लिया यहां पर। अब ये सबसे पहले ये गुणा करता हूं, ए वाई बी जेड, ये गुणा धन माना जाता है, धनात्मक होता है, ए वाई बी जेड, ठीक है। फिर ये तो चार हमारे पास पद थे, एक नीचे गुणा कर लिया प्लस में, और ये गुणा कर लिया, ऊपर वाला गुणा माइनस में होता है। किसका गुणा कर रहे हैं? ए जेड माइनस ए जेड
किसके साथ? बी वाई के साथ। ये कर दिया, ठीक है। तो ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई ये हो गया। पहले ये भर लिया। अब इसके बाद जे कैप का ब्रैकेट भरते हैं। तो इसको बच्चों में हटा देता हूं यहां से, ये हटा दिया। अब फिर से यही प्रोग्राम करते हैं। अब देखो जे कैप की बारी आई तो जे कैप के नीचे इनको छुपा लिया। अब ये इधर ये छुप गए, सिर्फ क्या रह गया? जे कैप रह गया। अब ए एक्स बी जेड इधर नीचे मल्टीप्लाई होगा धन, और बी एक्स ए जेड माइनस। तो ए एक्स बी जेड धन हो गया, ठीक है। और बी एक्स ए जेड माइनस में हो गया, यानी ए जेड बी एक्स ये माइनस हो गया। अब ऐसे ही के कैप की बारी आई। अब के कैप के नीचे ये छुपा लो। अब ये बचे हमारे पास 4, ये गुणा करोगे धन आएगा। क्या आएगा? ये धनात्मक आएगा। ए एक्स बी वाई क्या आएगा? ये ए एक्स बी वाई ये आ गया, और ये वाला ऋणात्मक आएगा, यानी बी एक्स ए वाई माइनस ए वाई बी एक्स, ए वाई बी एक्स ये हो गया। तो बच्चों ऐसे करके लिखते हैं, इस तरीके से लिखा जाता है ना। अब जैसे ये पूरा मेरे पास वेक्टर आ गया कि भाई ए क्रॉस बी, यानी ए क्रॉस बी क्या हो गया? अब मैं ऐसे ऐसे करता हूं, इसको आगे लिख देता हूं, ए जेड ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई आई कैप ये हो गया। माइनस ये पद पहले लिख देता हूं, ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स जे कैप प्लस, अब ये वाले लिख देता हूं मैं। अब ये क्या आ रहा है यहां पर? ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, और ये के कैप ये आ गया। तो इस तरीके से बेटा यहां पर इसको निकाला जाएगा। अब जैसे मैंने कहा था कि ज्यामितीय अर्थ के अंदर कि भाई ए क्रॉस बी से जो समानांतर चतुर्भुज बन रहा है, ठीक है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा? ए क्रॉस बी जो वेक्टर है उसका परिमाण। परिमाण कैसे निकाला जाएगा? परिमाण कैसे निकाला जाएगा वेक्टर का? तो हम देखें, ध्यान रखेंगे परिमाण कैसे निकालेंगे। जैसे ए वेक्टर बेटा यहीं पर, जैसे ए वेक्टर है, इसका मुझे परिमाण चाहिए। हमने डॉट प्रोडक्ट के अंदर भी देखा था, इसका परिमाण ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लगा दिया, यानी ए के बराबर हो गया अंडर रूट वर्गमूल किसका? आई कैप के साथ ए एक्स है इसका वर्ग, जे कैप के साथ ए वाई इसका वर्ग, ठीक है, प्लस ए जेड इसका वर्ग। ये ए का क्या आ जाएगा? ए का परिमाण कैलकुलेट हो जाएगा। ऐसे ही बच्चों ए क्रॉस बी का मुझे चाहिए होगा, तो इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग और पूरे का वर्गमूल, तो क्या आ जाएगा? ए क्रॉस बी का परिमाण आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन लगा के देखते हैं यहां पर इसमें, इस गुण के अंदर। तो बस यहां ध्यान रखिए ए क्रॉस बी के अंदर जो विशेषता है, सबसे पहले ए क्रॉस बी हम कैसे निकाल रहे हैं, है ना। दूसरा फिर हम शॉर्ट में ये ले लेंगे कि अगर बी का कोण 90 बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है, तो क्या इसके रिजल्ट आएंगे, ठीक है। तो ना पहले एक क्वेश्चन देखते हैं इसमें कि हम ये निकालें कैसे, ये निकाला कैसे जाएगा। फॉर्मूला तो ये आ गया हमारे पास, अब इसको निकालना भी सीख लेते हैं। जैसे ए वेक्टर हमें दे रखा है बच्चों 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और ये वेक्टर दे रखा है i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये दे रखा है। हमसे कहा जा रहा है कि भाई ये यदि दो वेक्टर ये है तो आपको क्या निकालो? तो नंबर 1 ए क्रॉस बी निकालो, व ए क्रॉस बी का परिमाण निकालो, ठीक है। तीसरा ए क्रॉस बी से जो समानांतर चतुर्भुज बनेगा उसका क्षेत्रफल, ए व बी से बनने वाले समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, क्या निकालो? समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये निकालो, ठीक है। तो करते हैं बेटा इसको। सबसे पहले ए क्रॉस बी,
पहला वेक्टर ए है, यहां लिख दो आई कैप, जे कैप, के कैप। अब बेटा ए वेक्टर में आई कैप के साथ कौन है? 2। अब देखो जहां पर खाली जे और के कैप या आई कैप है तो यहां क्या करो, -1 चिपका दो, एक यहां चिपका दो, एक यहां चिपका दो, एक यहां चिपका दो, एक यहां चिपका दो। ठीक है, 2 अब चिन्ह सहित लिखो, जे कैप के साथ क्या है -1 और के कैप के साथ 1। अब बी वेक्टर, दूसरा वेक्टर बी है, अब बी के ये वियोजित भाग लिखो 1, 1 और 1। अब बेटा दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, आई कैप ब्रैकेट बना दो, माइनस आई कैप, ये प्लस में, माइनस में, फिर प्लस में, एक ब्रैकेट ये बना दो, के कैप ब्रैकेट ये बना दो। अब आई कैप के नीचे, ठीक है, आई कैप के नीचे इसको छुपा लो, इसको छुपा लो। अब ये गुणा करो, -1 गुणा 1 -1, ये वाला क्या होगा, माइनस में होगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया, 1 गुणा 1 यानी -1 हो गया। अब जे कैप के नीचे इसको छुपा लो, 2 1 ये हो गया, -1 गुणा 1 1 के बराबर। बेटा अब के कैप में इसको छुपा लो, 2 गुणा 1। ठीक है, अब देखो माइनस, अब ये 1 -1 आएगा, और -1 और -1 क्या हो जाएगा, +1। तो ये ध्यान रखेंगे। तो बेटा ये मेरे पास आ गया A क्रॉस B किसके बराबर हो गया, -2i कैप। ठीक है, इधर ये -j कैप और +3k कैप। तो बेटा A क्रॉस B इस तरीके से निकाला जाएगा। पहला पार्ट मेरे पास ये हो गया A क्रॉस B। अब दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है, दूसरा पार्ट क्या पूछा जा रहा है, A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड, A क्रॉस B का परिमाण या मैग्नीट्यूड। तो बेटा बिल्कुल जो I के साथ है वियोजित भाग, -2 इसका वर्ग कर लो, ये -1 का वर्ग कर लो, एक अंडरस्टूड है। ठीक है, +3 का वर्ग कर लो, ये माइनस वाले सब प्लस ही होने। ठीक है, ये 4 हो गया और ये हमारे पास 1 हो गया, ये 9 हो गया, तो मिलाकर कितना हो गया, √14। ठीक है, वर्ग इकाई लिख दो, क्या है ये, वर्ग इकाई। क्षेत्रफल है तो वर्ग इकाई लिख दिया गया। कोई अभी इसका यूनिट तो नहीं मालूम है कि अगर मीटर में दे रखा होता ए वेक्टर, बी वेक्टर मीटर में दे रखा होता या सेंटीमीटर में दे रखे होते तो उसी हिसाब से मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिया जाता। अब बेटा यहाँ पे A क्रॉस B आ गया, A क्रॉस B मेरे पास ये आ गया। ठीक है, यानी इससे बनने वाला क्षेत्रफल क्या हो गया, वर्ग इकाई। तो यही इसका क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया। यही इसका तीसरा पार्ट भी यही हो गया, यानी ये क्या हो गया, क्षेत्रफल ये हो गया। तो ध्यान रखिए A क्रॉस B में आपको वर्ग इकाई लगाने की जरूरत नहीं है। A क्रॉस B उसका मैग्नीट्यूड तो आप सिंपली लिख दीजिए, जबकि मैग्नीट्यूड में होता है, अगर इकाइयां नहीं दे रखी है बेटा यहाँ पे लिखना पड़ता है, हमें ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है यूनिट, यानी मैग्नीट्यूड का मतलब सिर्फ ये नहीं है न्यूमेरिकल वैल्यू। मैंने कहा 10 न्यूटन, इसका मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन होगा। अगर मैं कहूं 10 न्यूटन का आंकिक मान 10 होगा, यूनिट न्यूटन होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये वीडियो थोड़ी लंबी खिंच रही है, वही मैं चेक कर रहा था। चलो 2-3 प्रॉपर्टी और देखते हैं, इंपॉर्टेंट बातें यहां पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तीसरी बात, अब बेटा जैसे हमारे पास थीटा, यदि थीटा 0 डिग्री है, ए और बी के बीच कोण कितना बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है, तो उस वक्त ए क्रॉस बी इसका परिणाम क्या होगा, ए का परिमाण, बी का, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड साइन 0 डिग्री। बेटा साइन 0 डिग्री का मान 0, तो ये 0 हो गया। अगर मैं खाली इसको ए क्रॉस बी ये चिन्ह हटा दूं मॉड्यूलस के, तो क्या लिखूंगा, ओ नल वेक्टर लिखूंगा या शून्य वेक्टर लिखूंगा। ये क्या कहलाता है, शून्य वेक्टर। ये शून्य वेक्टर कहलाएगा। यहां पे भी मुझे एरो लगाना पड़ेगा, क्योंकि ए क्रॉस बी बेटा क्या होगा, ए क्रॉस बी हमेशा वेक्टर होगा। तो वेक्टर बताने के लिए ये शून्य वेक्टर बना दिया जाएगा। चौथा, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री है तो ए क्रॉस बी इसका मान, यानी इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और साइन 90, साइन 90 का मान ए यानी ए बी के बराबर। ये ए बी के बराबर आ गया, ए क्रॉस बी का मान क्या आ गया, ए बी के बराबर हो गया। ठीक है,
अब यहीं पर जैसे अगर मैं बात करूं, जो हमारे पास लंब कोणीय इकाई वेक्टर होते हैं या एकांक वेक्टर होते हैं, लंब कोणीय इकाई वेक्टर यानी आई कैप, जे कैप व के कैप। ठीक है, अगर इनके मैं देखूं कि भाई अगर आई कैप क्रॉस आई कैप लेना है मुझे, ठीक है, तो भाई एक ही वेक्टर है, एक ही वेक्टर है तो उनके बीच का कोण क्या हो गया, 0 डिग्री। अगर 0 डिग्री कोण है तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर मैं इसका परिणाम लिखता हूं, मैग्नीट्यूड लिखता हूं, तो 0 हो जाएगा। ऐसे ही जे कैप क्रॉस जे कैप 0 हो गया, के कैप क्रॉस के कैप ये भी क्या हो गया, 0 हो गया। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगर यहां पे आपस में गुणा किया जाए, क्रॉस किया जाए, आई कैप क्रॉस जे कैप क्रॉस के कैप, तो उसके लिए ध्यान रखिएगा, यहां तो इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ये आप इसको मान लीजिए पहला केस, दूसरा केस ये ले लिए लंब कोणीय के अंदर। अब देखो जैसे मुझे निकालना है आई कैप क्रॉस जे कैप, तो उसके लिए नियम ये ध्यान रखिए बच्चों, मैं इसको यहां शिफ्ट कर देता हूं, ये वाली बात, बी वाली बात यहां शिफ्ट कर देता हूं। अब मुझे निकालना है आई कैप क्रॉस जे कैप, ये निकालना है। तो इसके लिए क्या करें, एक चीज ध्यान रखिए, जैसे आई कैप, जे कैप और के कैप, ऐसे एक सर्कल सा बना लीजिए, गोला सा बना लीजिए, वृत्त बना लीजिए। ठीक है, और सुइयों की चलने की दिशा के विपरीत, ठीक है, ऐसे लगा दीजिए ये चिन्ह एंटी क्लॉकवाइज। क्या लगा दीजिए, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में। ठीक है, और यहां चिपका दीजिए धन। इसका मतलब अगर आई कैप और जे कैप का हम गुणा करेंगे, क्रॉस करेंगे, तो बचेगा क्या, के कैप। तो के कैप ये चिपका दीजिए। अब जे कैप के बाद जे के साथ कौन आ रहा है, के, जे कैप क्रॉस के कैप, जे के ये, तो क्या आ जाएगा, आई कैप, सब प्लस में लिखा जाएगा। अब के कैप आई कैप यानी के कैप क्रॉस आई कैप, के और आई क्या बचा, जे, ये हो गया, सब प्लस में होंगे। अगर मैं उल्टा बना दूं, घड़ी की सुइयों की गति की दिशा में, ठीक है, अब जैसे मैं ये बना दूं आई कैप ये लिख दूं, जे कैप ये लिख दूं, के कैप ये लिख दूं, पूरा वृत्त तैयार कर लूं, ये वृत्त तैयार कर लिया। ठीक है, ये माइनस लिख दूं। अब मैं चल रहा हूं घड़ी की सुइयों की गति के दिशा में, ऐसे करके चल रहा हूं। ठीक है, यानी अब मैं जे क्रॉस आई निकालूं, जे कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस आई कैप निकालूं, तो फिर से छुपा लूं। अब ये माइनस है तो माइनस के कैप ये रखना पड़ेगा। अब निकालूं मैं के कैप और जे, के कैप माइनस जे कैप, के कैप माइनस जे कैप निकालूं। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, के कैप जे कैप को छुपा लो तो माइनस आई कैप आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा ऐसे ही मैं यहां पर निकालूं कि भाई हमारे पास क्या हो गया, जे से आई हो गया। अब आई से के कैप निकालूं, आई से के कैप निकाल लूं, आई के को हाइड कर लो, छुपा लो, तो क्या बचा, माइनस जे कैप। तो ऐसे बेटा इसका गुणनफल किया जाता है। एक आध बिंदु और देख लेते हैं, फिर ये समाप्त करते हैं। ये पूरा पोर्शन बेटा समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर मैं समतल में गति का बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा, प्रक्षेप पे गति। ये बॉलिंग करते हैं हम, जैवलिन थ्रो करते हैं, ठीक है, तो उसके मोशन हम स्टडी करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। अब जैसे यहां पर ध्यान रखिए, चाहे नोट करके लिख देते हैं। ठीक है, अब जैसे ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी किसके बराबर है, ए क्रॉस बी, इसका मान लिख दूं ए बी साइन थीटा। अगर मुझे एंगल चाहिए होगा तो क्या करेंगे भाई, साइन थीटा बराबर ए क्रॉस बी, इसका परिमाण, इसका भाग लगा देंगे ए और बी का। ए क्रॉस बी का पहले मैग्नीट्यूड निकालेंगे, फिर भाग लगा देंगे ए और बी के मैग्नीट्यूड के गुणनफल का, तो क्या आ जाएगा, यहां पर साइन थीटा आ जाएगा। तो इस तरीके से बेटे यहां पे ध्यान रखिए कि जो उसकी प्रॉपर्टीज हैं,
ठीक है, वो क्रॉस प्रोडक्ट की इस तरीके से हम इंडिकेट कर सकते हैं। बाकी अब नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे।